तो हर एक इंडिकेटर का प्राइम होता है प्राइस एंड वॉल्यूम। कोई भी इंडिकेटर अगर डिराइव होता है तो वो प्राइस एंड वॉल्यूम से ही डिराइव होता है, इतना याद रखना। इसका मतलब ये है कि चाहे वो RSI है, मूविंग एवरेज है, मैगडी है, या फिर कोई भी इंडिकेटर है, तो उसका बेस जो रहते हैं कैलकुलेशन का फॉर्मूला, वो एक प्राइस होता है और दूसरा वॉल्यूम। इन दोनों के बिना कोई भी इंडिकेटर नहीं बनाया गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चार्ट में ये दोनों चीज होना चाहिए। नेक्स्ट वॉल्यूम में आने के बाद एज ए स्विंग ट्रेडर हमें मूविंग एवरेज का जो लेंथ है वो 50 रखना है और कुछ नहीं, बाकी एज इट इज रहेगा। कुछ चेंजेस अगर करना है तो शायद ये अपने आंखों के विजन के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना, बस इतना ही। अब ये हो गया बेसिक। ये हटा देते हैं, कुछ यहाँ पे ऐड कर लेते कोई भी स्टॉक्स। पता नहीं, मैं धन इतना यूज़ करता नहीं हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं कि कैसे स्टॉक्स वगैरह देखते हैं। जो भी है टेम्पलेट से दिखा देता हूँ। तो ये हो गया प्राइस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई अगर ट्रेडर है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि ये ब्रेकआउट ले लिया तो हम ट्रेड कर दिए, या फिर ये वाला ब्रेकआउट ले लिया तो ट्रेड किया, या फिर जिनको पैटर्न चाहिए, लाइक ये जैसा कंसोलिडेशन एरिया है, ये कंसोलिडेशन जैसे ब्रेक करेगा हमने ट्रेड ले लिया, तो वो बेस्ड करते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अब ये जो चीज़ है, अब ये कंसोलिडेशन है, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है, हमें इतना पता है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है। तो फर्दर इस चीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि देखा गया है कि मार्केट में वॉल्यूम एंड प्राइस अगर दोनों का कॉम्बिनेशन एक है, दोनों अगर मिलजुल के जा रहा है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सही दिशा दिखा रहा है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में प्राइस कुछ और बोल रहा है बट वहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं, तो उस टाइप पे, मतलब उस टाइम पे गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग वीपी एनालिसिस का जो टॉपिक है, इनफैक्ट यूट्यूब में फ्री में भी है, वीपी ऑफ वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, उसमें ये सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस किया गया है, तो मैं उस चीज़ के बारे में दोबारा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ये दोनों लगने के बाद नेक्स्ट आएगा मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मल्टीपल मूविंग एवरेज है, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। इसको ब्लैक रखना है ब्लैक रखो, या फिर ग्रीन रखना है ग्रीन रखो, वो अपने हिसाब से देख लेना। क्या क्या रहेगा, 10 पीरियड, 20 पीरियड एंड 50। अब ये जो तीनों है, ये कब यूज करना है कब नहीं करना है वो समझते हैं। वो कैसे समझेंगे, यहां पे देखते हैं। मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है, तो एक टाइम पे हम लोग देखते हैं हर एक मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ जाता है, और एक सर्टेन पॉइंट आता है जहां पे देखा जाता है कि ये तो 10, 20, 50 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देता है। ये हम लोग कोमा में सीखे। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, एक सेटअप है जो सिंपल इसके बेसिस पे चलता है, जहाँ पे 50 के ऊपर 20 रहेगा, 20 के ऊपर 10 रहेगा,
एंड ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है विथ दिस टाइप ऑफ सेटअप। ठीक है, इस टाइप का सेटअप अगर बनेगा तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे हम लोग ट्रेलिंग एसेंट लगाएंगे। ये जो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज, ये हम लोग कोमा सेटअप में ऑलरेडी देखे हैं। ये कब मिलेगा ये सेटअप? जब मार्केट करेक्शन देने के बाद ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तब। ये एक सेटअप है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, और कब कब यूज कर सकते हैं? दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल 50 मूविंग एवरेज रख रहे हैं। 50 मूविंग एवरेज उस टाइम पे काम पे आएगा जब मार्केट नीचे से ऊपर गया एंड सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ रहा है। सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा, उस टाइम पे हम लोग 50 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। उस टाइम पे हम लोग कोई और मूविंग एवरेज का यूज नहीं करेंगे। एक मिनट, उस टाइम पे हम लोग 50 मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। वो यहाँ पे सपोर्ट लेगा एंड ये सपोर्ट लेने के बाद जनरली ज़्यादातर टाइम, मैक्सिमम टाइम, इस चीज़ पे मैं बार बार इतना प्रेशर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर होता है। ये वाला कैंडल सपोर्ट लिया, जूम कर देता हूँ। ये वाला कैंडल सपोर्ट लिया, नेक्स्ट जब भी दोनों कैंडल में से या सपोर्टिंग कैंडल हो या फिर नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग मिलेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे एंड 1:2 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, कुछ इस जगह के आसपास। तो ये हो गया 50 मूविंग एवरेज का काम। फिर से बताता हूँ, मार्केट नीचे से ऊपर गए, एक सेटअप ऐसा है जो मैंने बताया कि तीनों मूविंग एवरेज सबसे पहले क्या है, मार्केट नीचे आया, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हुआ, तीनों मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर गया, ब्रेकआउट मिला, एक ट्रेड मिलता है। ये हो गया फर्स्ट सिनारियो। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो। जब इस टाइप का ट्रेड छूट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब मूविंग एवरेज 50 के पास सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल हम लोग कन्वर्जेंस ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। इस टाइप के जो ट्रेड होता है, कन्वर्जेंस जब छूट जाता है तो सेकेंड टाइम हमें 50 मूविंग एवरेज के पास 2 नंबर पे सपोर्ट, कुछ लोग इसको पुल बैक भी बोलते हैं, तो ये वाला पैटर्न मिल जाता है। ये 2 पैटर्न हमें मिलता है। कब कब मिलता है? जब मार्केट नीचे रहते, बॉटम के आसपास रहेगा, उस टाइम पे ये दोनों टाइप का सेटअप हमें मिल जाएगा। अगेन बता रहा हूँ, कन्वर्जेंस अगर छूट जाता है तो हम लोगों को 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट वाला स्टॉक्स मिलता है। ज़्यादातर ये कन्वर्जेंस छूट जाता है क्योंकि अगर आप लोग स्कैनर यूज़ करोगे तो स्कैनर पे इस टाइप का स्टॉक्स मिलना बहुत रेयर है। तो यही रीज़न है, तो तब हम लोग ज़्यादातर इस टाइप का स्टॉक्स को ढूंढते हैं एंड ये स्कैनर पे इजीली मिल जाता है। जो लोग नेकेड आई से स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं उनको इस टाइप का ट्रेडिंग मिल जाता है। एंड ये जो सेटअप है इस पे हमेशा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। देखिए, हमेशा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। अब क्वेश्चन आता है, तीनों का कॉम्बिनेशन समझ गए, 50 का भी प्रोसेस समझ गए,
अब 20 एंड 10 मार्केट ऑलरेडी बुल रन एस्टेब्लिश हो चुका है। हाँ हाँ ना ठीक है। अभी देखो 10-20 का कहानी, ऑलरेडी मार्केट 10-20 मूविंग एवरेज हर जगह पे यूज नहीं होता है, नहीं हर एक स्टॉक्स पे यूज होता है, इतना याद रखना। 10-20 मूविंग एवरेज जनरली यूज होगा जब मार्केट ऑलरेडी 15-20% ऊपर आ जाएगा अपना बॉटम से। ठीक है, 15-20% ऊपर आ जाएगा अपने बॉटम से, उसके बाद एक पॉज लेगा, क्योंकि मार्केट तो डायरेक्ट ऊपर जा नहीं सकता है, पॉज लेगा, 1 2 3 मैक्सिमम 3 छोटा छोटा रेड कैंडल बनेगा विथ लो वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम को देखना है, एंड वो 10 पीरियड मूविंग एवरेज या फिर ईएमए के आसपास होगा। यहाँ पे कहीं पे तो देखा था, सो जैसा देखो 10 पीरियड से बहुत दूर है, नहीं सेटअप नहीं बना, यहाँ पे देखो 10 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास है, तब हम लोग यूज करेंगे 10 मूविंग एवरेज को, नहीं तो 10-20 को सिर्फ मतलब प्रॉफिट ट्रेडिंग के लिए ही हम लोग यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेटेस्ट डेटा पे नहीं जाएंगे। बारह 15 के आसपास है, रिटर्न, देन मूव अगेन, देन मूव, और 10 पीरियड मूविंग एवरेज के बेसिस पे जब हम लोग ट्रेड करते हैं, नियर बाय यहाँ पे इनर 7 इनर 3 या फिर इनसाइड बार बनता है, 10 पीरियड के आसपास, याद रखना इनसाइड बार है, इस टाइप का सेटअप बनता है, तो हम लोगों का जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट होगा वो मैक्सिमम 7%, उससे ज़्यादा नहीं, 5 से 7% टारगेट होगा 10 पीरियड मूविंग एवरेज के बेसिस पे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हमेशा इस तरह से वन साइडेड मूव नहीं मिलता है, इतना याद रखना। 5 से 7% के अंदर टारगेट, 10 ईएमए के बेसिस पे जो ट्रेड है, टारगेट 5 से 7%। मैं जो हेवी वेट स्टॉक्स है उसके बारे में नहीं बोल रहा, हेवी वेट स्टॉक्स लाइक जैसा रिलायंस हो गया, आईटीसी टीसीएस हो गया, तो उनके लिए 3-4% अगर ओवरऑल मिल जाता है तो बहुत है। ये मेनली निफ्टी 200 के बाद जितने सारे स्टॉक्स है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 50 मूविंग एवरेज के बेसिस पे ऑलरेडी मैंने बता दिया 1:2 या फिर ट्रिल। सबसे पहले 1:2 जब भी मिलेगा 50% to 80% बुक एंड ट्रेल। कन्वर्जेंस रिलेटेड जितने सारे स्टॉक्स होगा, अगेन 1:2 1:3 पे 50% to 80% बुक, 10 पीरियड मूविंग एवरेज, इतना याद रखना, ये सारे चीज़ें हैं। फिर 10 पीरियड का जो मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेंगे, उसका एसएल क्या होगा, उसका एसएल इनसाइड बार जिसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उसका लो होगा, इसका लो होगा। स्टॉप लॉस 3% से ज़्यादा होगा, अवॉइड करेंगे स्टॉक्स को। स्टॉप लॉस अगेन बता रहा हूँ, 3% से ज़्यादा होगा, अवॉइड करेंगे उस ट्रेड को। ये है 10 पीरियड बेसिस पे जितने सारे लोग काम करते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ।
50 बेसिस पे, 50 पीरियड के बेसिस पे अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो वो जो कैंडल का लो होगा या फिर मूविंग एवरेज का जो लो है उसके बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। कन्वर्जेंस का जो स्विंग का लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये हो जाएगा हमारे लिए स्टॉप लॉस, सॉरी इतना नहीं, ये है स्विंग का लो। ठीक है, स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा अपने को दिख रहे हैं बट इतना नहीं मिलता है, इससे कम में हो जाता है, इस कैंडल के वजह से ज़्यादा हो गया, नहीं तो हार्डली वो 7% के आसपास हो जाता है। एंड इसका रिटर्न जो मिलता है लगभग 3 गुना मिल जाता है। ये 3 हो गया हमारे सेटअप। अब ये चीज़ हो गया प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे जब हम लोग काम करेंगे तो। अब बहुत सारे लोगों को कुछ डर लगता है, हमें ट्रेंड समझना है, हमें किस तरह से पता चले कि ये बुलिश में है या फिर नहीं है, या फिर जितने सारे हम लोगों ने इंडिकेटर सीखे हैं उसके बेसिस पे। तो अभी उस चीज पे जा रहे हैं। सबसे पहले लगेगा कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। निफ्टी 50 लेंथ 100, मैं 200 यूज करता हूं बट 100 ओके फाइन। ठीक है, अब इसका क्या कहानी है, इसका डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, 100 के नीचे होगा हम लोग ट्रेड के लिए नहीं सोचेंगे, 100 के ऊपर जाएगा, जब 100 से थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है तो ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं, बट फर्दर इतने ऊपर अगर होगा तो हम लोग नहीं लेंगे, उसको थोड़ा कूल ऑफ होने के लिए टाइम देंगे, देन अगेन इस पर राइट करेंगे। तो सीआरएस का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इतना याद रखना। अगर ये नीचे डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग नहीं लेंगे, ये कंफर्म हो गया। ऑलरेडी सीआरएस के बारे में यूट्यूब में भी वीडियो है। सेकंड क्या यूज करेंगे, आरएसआई। आरएसआई का सेटिंग में क्या चेंजेस आएगा, 60, 40, इस सेटअप पे हम लोग कोई भी डाइवर्जेंस वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मल्टी कन्फर्मेशन सेटअप बना रहे हम लोग टेम्पलेट पे, तो कोई भी डाइवर्जेंस वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, 60 के अप जा रहा है, सीआरएस अप है, ब्रेकआउट हो रहा है, प्राइस एक्शन बन रहा है, हम लोग ट्रेड ले लेंगे। और एक फर्दर कंफर्मेशन, बस इतना ही रहेगा। अब इसको कैसे यूज करना है वो बताते हैं। अब इसको दूसरे चीज, यहाँ पे जो धन्य लेआउट है, सेव ऑप्शन है, सेव कर लो। ठीक है, या फिर इसका नाम भी अगर चेंज करना होगा तो यहाँ से चेंज हो जाता है, रीनेम करने से चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैं दे दूँ मल्टी कन्फर्मेशन, इस टाइप से हम लोग इसका टेम्पलेट जो है सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसा यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर किसी को एक साथ 3 मूविंग एवरेज चाहिए तो लगा सकते हैं। उसको एटलीस्ट इतना पता चलता है कि हर एक मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, कैंडल का साइज बहुत छोटा छोटा है, वॉल्यूम बहुत छोटा है, सीआरएस अपने लाइन से नीचे है, आरएसआई 60 के नीचे है। तो इतने सारे कंफर्मेशन, मतलब इस जगह पे ट्रेड कर नहीं सकते, बट हाँ इन फ्यूचर इसमें एक ट्रेड बनने का अपॉर्चुनिटी आएगा।
ठीक है। फर्दर इस तरह से आएंगे तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे पॉपअप है, वॉल्यूम पॉपअप आया, बट स्टिल हमारे लिए CRS, RSI, मैकडी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया। अब इस जगह से CRS धीरे धीरे अप हो रहा है, RSI धीरे धीरे 60 के आसपास आ रहा है, अभी तक 60 आया नहीं। हमारे लिए मैकडी है धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, हिस्टोग्राम एंड ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मैकडी का क्रॉसओवर पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ग्रीन होना चाहिए। अब जैसे इसके ऊपर धीरे धीरे आए, CRS ऊपर गया, हर एक कैंडल मतलब क्या है वॉल्यूम अपना ग्रीन होते गया, धीरे धीरे इस लेवल के ऊपर आया, जो अपना कंसोलिडेशन जोन था उसके ऊपर आया। RSI 60 को क्रॉस किया इस कैंडल पे, एंड नीचे अगर देखेंगे तो मैकडी का हिस्टोग्राम भी ग्रीन हो चुका है। इतने सारे कंफर्मेशन है, क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं? ले सकते हैं, एंड वो धीरे धीरे, ठीक है, 1:2, 1:3 फर्दर 10 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, या फिर यहाँ पे EMA यूज़ कर लेना, क्योंकि मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ किया, तो EMA यूज़ कर लेना बेटर है। ठीक है, सेम यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर देखते हैं, CRS थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, ये वॉल्यूम भी दिख रहा है जो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया इस दिन, ये कुछ 2023 15 दिसंबर को वॉल्यूम दिखा, एंड ये वॉल्यूम 432 के मतलब बहुत है, बहुत अच्छा है। CRS अपवर्ड डायरेक्शन में आया, RSI नियर बाय 60 आ गया, एंड अपना जो मैकडी है वो भी कहीं ना कहीं ग्रीन हो रहा है, ब्रेकआउट दिया 60 आप, CRS हर एक चीज़ अपने कंट्रोल में आ गया, इसके ऊपर बाइंग एंड कंटिन्यू 1:2, 1:3 इस हिसाब से देख लेते। अब आता है कभी कभी एक चीज़ दिखाता हूँ, मैकडी के लिए दिखाता हूँ, MACD का, अगर MACD का क्रॉस ओवर अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो भी बुलिश जोन में, सो उसको बेटर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर इसका क्रॉसओवर ग्रेटर देन 0 है, इसके ऊपर है, तो वो अच्छा है। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, CRS अपने को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वॉल्यूम अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्राइस ब्रेकआउट भी हो रहा है, बट मैकडी दिख रहा है कि यहाँ पे रेड या फिर नीचे, तो हम लोग ले सकते हैं। दो इंडिकेटर भी हमें अगर कंफर्मेशन दे रहा है, प्राइस वॉल्यूम कंफर्मेशन दे रहा है, मतलब वो 4 स्टेप फिल्टर हो चुका है, तो हम लोग ले सकते हैं। इसीलिए ये जो चीज़ें जैसा प्राइस, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, उसके बाद CRS, उसके बाद RSI, उसके बाद मैकडी को रखा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। प्राइस, वॉल्यूम, मैकडी फर्स्ट कंफर्मेशन हमें पता है। अब इस चीज़ को फर्दर कंफर्मेशन के लिए अगर मैं सोचा हूँ कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये जो जगह है ये प्रॉपर ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस भी दे रहा है, वॉल्यूम भी दे रहा है, मूविंग एवरेज भी दे रहा है, तो मेरा जो कंफर्मेशन है, मेरा जो एनालिसिस है वो सही है कि नहीं है, वो चीज़ कंफर्म करके बताएगा। क्या CRS ऊपर है, निफ्टी को आउटबिट करने के लिए रेडी है? हाँ है, मतलब मेरा जो एनालिसिस है वो सही है। क्या RSI भी सही है? हाँ, RSI भी दे रहा है, तो और अच्छा है। अब आज के दिन मैकडी हिस्टोग्राम ग्रीन हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे नहीं भी होता एंड इसका क्रॉसओवर नीचे भी हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे इतने सारे कंफर्मेशन मिल चुका है, और मुझे क्या चाहिए? नहीं चाहिए और कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए। तो ये एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को आप फायर्स में लगाओ, धन में लगाओ, जहाँ पे लगाना है इस हिसाब से चेक कर देना। टेम्पलेट का कहानी खत्म हो गया, एंट्री एग्जिट समझ में आ गया,
मल्टीपल स्टॉक्स ऐड वॉच लिस्ट मैं बता दूंगा फाइल्स में, टेक्निकल के बारे में बता दिया। स्कैनर बिल्डिंग, चलो अब स्कैनर बिल्डिंग में आते हैं। किसी को अगर कोई ऐसा है कि मुझे ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए नहीं, जो हेवीली बुलिश है, एंड मुझे 5 से 6% चाहिए एंड मैक्सिमम 10% के अंदर कमाना है, तो उनके लिए वो कैसे स्कैनर बनाएगा वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जो लोग अभी लैपटॉप वगैरह मोबाइल वगैरह ओपन करके बैठे हैं, तो वो लोग मेरे साथ साथ स्कैनर को बनाएं और चीज़ों को समझें कि कैसे स्कैनर बनता है। तो अभी बनाएंगे जो बुलिश स्कैनर है उसके बेसिस पे। फर्स्ट, बाय डिफॉल्ट चार्टिंग यहाँ पे एक स्कैनर बना मतलब एक कंडीशन दे के रखे हैं, वो है कि स्टॉक्स ऑल पासेस थ्रू द कैश सेगमेंट। हम लोग ज़्यादातर कैश में काम करेंगे, तो हम लोग इसको एज इट इज रखेंगे। जो लोग एफएनओ में काम करेंगे वो यहाँ से फ्यूचर डालेंगे, जिसको निफ्टी 50 चाहिए यहाँ से डालेंगे, मिड कैप माइक्रो कैप 250 चाहिए वो अपने हिसाब से चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे बस मार्केट कैप लगा देता हूँ, इस वजह से मुझे उतना मतलब कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। अभी स्टार्ट करते हैं, स्कैनर को समझते हैं। अभी ये जो प्लस साइन है, इसके मतलब है जो कंडीशन मुझे चाहिए, जिसके बेसिस पे मुझे स्टॉक सिलेक्शन चाहिए, वो यहाँ पे ला के मेरे को देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए, मैं कल जब ट्रेड करने जाऊँगा मुझे ऐसे स्टॉक्स चाहिए कि कल अगर मुझे ट्रेड करनी है तो आज एटलीस्ट, या फिर आज मिड डे के बाद, या फिर लास्ट 1 घंटा में एटलीस्ट, क्योंकि देखो सबको पता है अगर एक ब्रेकआउट लेवल या फिर बुलिशनेस एटलीस्ट 1 घंटा का बुलिशनेस दिखाएगा तो उसमें पोटेंशियल होता है कि फर्दर वो अपना बुलिशनेस दिखा सके। तो उसी लॉजिक को लगा के हम लोग कल के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसका एक स्कैनर बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जैसे RSI की बात कर रहे थे कि 60 के ऊपर होना चाहिए, उसी RSI को ले लेते हैं ताकि एक एक करके जो हम लोग स्टॉक सिलेक्ट करते हैं वो फिल्टर आउट होके आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट कल के दिन एटलीस्ट 1 घंटा वो मुझे बुलिशनेस दिखाएं। तो 1 घंटा के चार्ट पे RSI, 1 घंटे के चार्ट पे मैं चाहता हूं RSI क्या होगा, 60 के ऊपर होना चाहिए, 60 के ऊपर होना चाहिए। तो 1 घंटे के RSI ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 60 के ऊपर। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन बन गया। सेम चीज इसको हाथ से भी लिख सकते हैं, तो हाथ से लिखते हैं, मतलब ये लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो MACD है, MACD का जो लाइन है वो MACD सिग्नल के ऊपर क्रॉस दे दे। वो क्या चीज होता है, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे को क्रॉस ओवर चाहिए। ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है, ये क्रॉस ओवर होने मतलब हो चुका है, ऐसा स्टॉक्स मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि MACD का जो लॉजिक है वो काइंड ऑफ बाय सेल सिग्नल भी देता है। तो 1 आवर का जो चार्ट है, 1 आवर का जो चार्ट है, 1 आवर का जो MACD है, वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1 घंटा का जो MACD सिग्नल लाइन है उसके ऊपर। ठीक है, MACD लाइन
1 आवर के इसके ऊपर होगा। इतना अगर स्कैन करेंगे तो हमें इतने सारे स्टॉक्स आएगा 189 के आसपास है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और भी बहुत सारे हैं, तो सब मिला के 189, मतलब जो हमारे एनएससी में इतने सारे स्टॉक्स है उनमें से बस ये सिर्फ दो कंसेप्ट 189 पे लाया, और हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि इसने 10%, 18%, 7%, 5% का मूवमेंट दे चुका है बुलिशनेस। अब इसको फर्दर मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूँ, मुझे और कंफर्मेशन चाहिए और कंडीशन चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जेन्युइनली बुलिशनेस है। तो ट्रेंड बताने का और एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं एडीएक्स। सो 1 आवर का एडीएक्स जो है वो मुझे क्या चाहिए कि एटलीस्ट वो एडीएक्स मुझे तो स्टैंडर्ड रखते हैं 24 के ऊपर होगा। जनरल 20 के ऊपर अगर है 14 पीरियड का एडीएक्स, तो बोला जाता है कि उसमें काइंड ऑफ बुलिशनेस आ चुका है, मतलब नॉट बुलिशनेस, ट्रेंड आ चुका है। ये ट्रेंड बताता है। बुलिशनेस ऑलरेडी मुझे ऊपर जो 2 इंडिकेटर का फिल्टर आउट है वो मुझे बता दी है। अब बुलिशनेस के बाद मार्केट में ट्रेंड है कि नहीं वो मुझे एडीएक्स बताएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि 189 से सीधा 143 हो गया, मतलब 143 की स्टॉक्स के पास वो ट्रेंड है। अब इनमें से एडीएक्स तो मुझे सिर्फ ट्रेंड बताएगा, चाहे ऊपर के साइड हो या नीचे के साइड हो, बट मुझे सिर्फ ऊपर के साइड चाहिए। तो उसके लिए DI करके, मतलब एडीएक्स का ही एक पार्ट है, DI करके और एक इंडिकेटर है जो मुझे पॉजिटिव तो चाहिए, DI तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, एडीएक्स के ऊपर चाहिए। मतलब एडीएक्स का लाइन जो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, सॉरी ये कुछ और है, आई थिंक इसमें है क्या नहीं मुझे नहीं पता, दिख नहीं रही। हाँ एडीएक्स है। तो ये जो होता है ये एडीएक्स का लाइन है। अब जो DI होता है वो DI अगर एडीएक्स को लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वो बुलिशनेस बताता है, मतलब बुलिश स्टॉक्स को ही दिखाता है। तो वो मैं क्या चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो अपना जो एडीएक्स है उसके ऊपर जाना चाहिए। तो क्या है, ये मुझे बुलिश साइड में जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वो मेरे को ला के दिखाएगा। अब से 63 ही स्टॉक्स ऐसे, अगर इसको निफ्टी 500 में रखेंगे तो सिर्फ 16 स्टॉक्स ही ऐसे हैं। अब यहां पे एक चीज नोटिस करो, इसका वॉल्यूम देखो, क्या ऐसे वॉल्यूम में इस टाइप के स्टॉक्स में अगर हम लोग एंटर करेंगे तो क्या हमें वो मोमेंटम मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो मैं ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करना चाहता हूं जिसमें ट्रेंडिंग हो, जिसमें प्राइस एक्शन भी हो एंड अच्छे खासे वॉल्यूम भी है। जो इतना देर से देख रहे थे, जब अच्छे वॉल्यूम आ रहे हैं उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का मूवमेंट आ रहा है। और जब मैं 5-6% या फिर 10% के आसपास मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे 10 दिन 20 दिन तक रोक के रखे। मैं ये चाहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम का एक फिल्टर डालूंगा जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, मैं उसी स्टॉक्स पे ट्रेड करूंगा एंड उसका एक स्टैंडर्ड में रखता हूं 5 लाख।
जिस जिस स्टॉक्स में 5 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम इनिशिएट हुआ है कल के दिन, ठीक है, वैसे स्टॉक्स पे हम लोग ट्रेड करेंगे। कि मैं निफ्टी 500 दिखा रहा हूँ। चलो कैश पे चलते हैं। बहुत सारे लोग स्मॉल का मिड कैप में भी काम करते हैं। तो ये कितना फिल्टर आउट करके दिया, 189 से सीधा 24 स्टॉक्स। ठीक है, अब और एक चीज है जिसमें इतने सारे बुलिशनेस है, इतना वॉल्यूम है, सब कुछ इतने अच्छे है ट्रेंडिंग में, तो वो स्टॉक्स एटलीस्ट कल के दिन एक या एटलीस्ट 1% से ऊपर या फिर 0% से ऊपर मूवमेंट दे। ऐसा ना हो कि इतने सारा ह्यूज वॉल्यूम है, इतना बुलिशनेस है, RSI ये वो है, और तुम मूवमेंट दे लो 0.03, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। इतना वॉल्यूम है, सॉरी ये तो ETF आ गया, इतने वॉल्यूम है और तुम मूवमेंट दे रहे हो 0.69, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके लिए डेली परसेंटेज एटलीस्ट 0 के ऊपर हो, बट हम लोग जब देखेंगे 1% या 2% के ऊपर ही देखेंगे, बट फिलहाल फिल्टर आउट के लिए 0% के ऊपर रखते हैं। सॉरी 1 कर देंगे। तो ऐसे स्टॉक्स 21 हैं। अब इनमें से बहुत से स्टॉक्स होगा जिसका शायद मार्केट कैप 1000 के नीचे होगा, 500 के नीचे होगा, 200 के नीचे होगा, तो उसको भी फिल्टर आउट कैसे करेंगे, मार्केट कैप ग्रेटर देन कर देंगे, नंबर करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको 2000 रखते हैं, ठीक है। 2000 के ऊपर स्मॉल सॉरी माइक्रो कैप, आई थिंक माइक्रो कैप स्टार्ट होते हैं, 5000 के ऊपर आई थिंक स्मॉल कैप स्टार्ट होता है। तो मोटा मोटा एक स्टैंडर्ड रखते हैं। फिलहाल 16 स्टॉक्स हमारे पास उठ के आया। कोई अगर चाहता है कि नहीं मेरे को इतना वॉल्यूम नहीं है, मतलब मुझे और ज़्यादा स्टॉक्स है, तो इसको बंद कर दो, फिर तुम्हारे पास 24 स्टॉक्स आ जाएगा, देख लो। बट वही चीज़ें फिल्टर आउट करना पड़ेगा फिर। अब जब स्कैनर बन जाएगा, अब स्कैनर बनने के बाद उसको ट्रेड कैसे करेंगे, इवनिंग टाइम पे जब बैठेंगे स्कैनर रन करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो इतने परसेंटेज है उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि आज के दिन जो मतलब मोर देन 6-7% दे दिया, उसमें फर्दर मूवमेंट कब आएगा पता नहीं। जो एटलीस्ट 4-5-6% के आसपास है उसमें हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट इस चीज़ को देखेंगे। इसको फिल्टर आउट करने का क्या ऑप्शन है, अगर कोई करना चाहे तो ये जो परसेंटेज ग्रेटर देन था, यहाँ पे और एक ऐड कर देना, लेस देन इक्वल टू। मैं चाहता हूँ 6% से कम जो स्टॉक्स है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो कुछ 11 स्टॉक्स आया, देख रहे इसमें 4% 2%, मतलब ये डिसेंट स्टॉक्स है। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम के बेसिस पे फिल्टर आउट करेंगे। अब टाटा स्टील में इतना हेवी वॉल्यूम आया, परसेंटेज भी 4%, मतलब कुछ तो चल रहा है। तो अब इस हिसाब से एक एक करके हम लोग स्टॉक्स को चेक करेंगे एंड फिल्टर करते रहेंगे। नेक्स्ट सेव करने के बाद अब जैसे कि मैं लाइव डेटा में दिखा नहीं सकता हूँ, तो कुछ पुराने देखते हैं। अच्छा, ये अभी कम हो गया, पहले आई थिंक 3 मंथ तक था।
यहाँ पे तो वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल कोलपाल ले लेते हैं। इसको कैसे सर्च करें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे देखते हैं। सो ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट कंडीशन खराब था, तो इसके ऊपर बाइंग तो अभी तक आया नहीं। ठीक है, इसमें अभी तक बाइंग आया नहीं। एंड डेफिनेटली हमें मार्केट का कंडीशन भी दिमाग में रखते हुए काम करना है। यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, जो भी है। बीडीएल में अगर देखें, इसके ऊपर इसमें दिया था, बट वही मार्केट कंडीशन खराब की वजह से है। बट हाँ, अगर परसेंटेज वाइज भी चेक करें तो 10% के आसपास टारगेट दे देता है। इसका यही है, फर्स्ट टारगेट अपना 5 से 6% रहेगा। इस स्कैनर के बेस पे 70% या 50% बुक होने के बाद इसको हम लोग 10% तक कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, उस टाइम पे क्या है, स्टार्टिंग में जैसे क्या है, हमारे स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे होगा। जब ये 5 से 6% दे देगा, स्टॉप लॉस को उठा के जहां से एंट्री किया था वहां पे रखना है, ताकि प्रॉफिट बुक होने के बाद मार्केट अगर नीचे आ जाए तो अपना लॉस ना हो। 50% का जो बुकिंग कर रहे हो वो उतना बुकिंग लेके जा सके, ये होना चाहिए। तो इस हिसाब से काम बनेगा। इसमें मैंने फायर्स में सेम चीज़ अपने हिसाब से कर लेना। इसमें फायर्स में देखो, फॉर एग्जांपल ये जो जगह है, ये जगह मुझे मिला, सारे चीज़ मैच कर रहा है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे। जब इसके ऊपर आएगा बाइंग का अपॉर्चुनिटी डालेंगे, स्टॉप लॉस होगा कैंडल के नीचे। जैसे 50% बुक हो जाएगा, सॉरी 5% के आसपास, ये तो एक ही कैंडल ने इसका दे दिया। ठीक है, कोई नहीं। जैसे इसके आसपास बुकिंग हो जाएगा तो अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है और यहाँ पे 50% बुक कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 10% दे चुका था, कोई चाहे तो यहाँ पे पूरी एग्जिट कर सकता है, या फिर अगर वो जो मैं 10 मूविंग एवरेज वाला बोला, अगर 10 मूविंग एवरेज के बेसिस पे अगर कर सकते हैं तो देख लेना, क्योंकि हर एक स्टॉक्स इतना अच्छा मौका देता नहीं, कुछ कुछ स्टॉक्स देता है। तो ये 10 मूविंग एवरेज कुछ यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो बाकी जो 50% है यहाँ पे बुक कर लेगा, तो और सेकेंड 50% पे वो 26 के आसपास परसेंटेज बुक हो जाएगा। तो ये है तरीका। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। अब मैंने पूरे चीज़ बता दिया, पूरे सेटअप बता दिया। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे। सेटअप वगैरह मैंने हर एक चीज़ बता दिया।
हाँ, वो बाइंग में तो हम लोग लगा सकते हैं, सेलिंग में भी जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए लगा सकते हैं क्या? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, हो भी सकता है। वो ब्रोकर के उसमें देख सकते हैं, चेक करेंगे तो सेलिंग सही। तो हम लोग जब भी करते हैं तो हर बार उसको वो हम लोगों को देना पड़ता है ना, सीडीएसएल वाला ओटीपी टी पिन डालना पड़ता है, तो वो टी पिन 1 दिन के लिए ही वैलिड रहता है, साल भर नहीं, नहीं रहता। वो टी पिन का तो अभी तो सब लोग जितने सारे ब्रोकर हैं वो तो चेंज करते हैं, अभी ऑटोमेटिक सब हो गया ना। टी पिन वाला वो तो केस तो हटा दिया। नहीं, टी पिन तो अभी भी मांगता ही है सर, या तो डीडीपीआई आप रखिए, डीडीपीआई लीजिए, या फिर टी पिन रखिए। हाँ, तो DTPI वाला कीजिए, मैंने तो वही कर लिया सब, क्योंकि टी पिन वगैरह भूल जाते हैं, तो वो एक ऑप्शन है। और GTT ऑर्डर ऑल टाइम हाई वाला जो कंसेप्ट बताया था, सिर्फ उसके लिए है। बाकी जो डेली बेसिस का जो मैंने बताया उसके लिए GTT ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। कैंडल के जो हाई है उसके ऊपर जैसे ही स्टॉक जाएगा हम लोग बाय कर लेंगे। बाय तो कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि टाइम इतना नहीं रहता कि दिन भर ट्रैक कर पाए, तो अपन ने अगर 7% का ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, आज नहीं आया कल आया, तो कल आने पे वो एग्जीक्यूट हो जाए, उसके लिए पूछ रहा हूँ। कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए मुझे नहीं पता, बट बाइंग के लिए तो है। ठीक है सर। बाइंग के लिए है। नहीं तो और एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं करता हूँ, गिने चुने जैसे मैंने अभी जो स्टॉक्स दिखाया ओनली बुलिस वाला, तो इसमें क्या होता है, वो जीरो दाम में अलर्ट लगाने का ऑप्शन है। ठीक है, तो मैंने कुछ 0.5% के नीचे मैं अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ। मोबाइल पे जैसे ही अलर्ट आ जाता है मैं वो ट्रिगर मतलब तब जाके मैं ऑर्डर पंच कर देता हूँ। ये एक ऑप्शन है, जीरोदा देता है, बहुत सारे ब्रोकर का शायद ये अलर्ट वाला ऑप्शन होगा। जीरोदा का स्पेशली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का?